पश्चिम बंगाल में एक नया सॉफ्टवेयर आया और अचानक 91 लाख वोटर्स गायब। जी हां, आपने सही सुना। रातों रात मतदाता सूची से 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और हमारे लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर एक नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि ये सब हुआ किस प्रक्रिया के तहत। हम उन लोगों की भी बात करेंगे जिन पर इसका सीधा असर पड़ा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जानेंगे और आखिर में लोकतंत्र पर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं उन पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले आइए उस एक आंकड़े को समझते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। 91 लाख। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वोटर्स का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। इतना बड़ा कि इसने राज्य के पूरे चुनावी गणित को ही बदल कर रख दिया है। ये आंकड़ा और भी बड़ा लगता है जब हम ये देखते हैं कि इससे राज्य का जो वोटर बेस है वो लगभग 12% सिकुड़ गया। मतलब 7.6 से करोड़ से घटकर सीधे 6.75 करोड़। चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा बदलाव वाकई चौंकाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 1.21 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। या तो उनके नाम हटा दिए गए या फिर उन्हें संदिग्ध यानी सस्पेक्टेड के तौर पर मार्क कर दिया गया। ये आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इसकी आधिकारिक प्रक्रिया को समझते हैं, जिसे विशेष गहन संशोधन यानी SIR कहा जाता है। अब देखिए, कागज पर तो SIR का मकसद बड़ा सीधा साधा है कि भाई वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए, गलतियां सुधारी जाएं, जो डुप्लीकेट नाम हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो समय समय पर होता है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। नवंबर 2025 में शुरू हुई और सिर्फ कुछ ही महीनों में फरवरी 2026 तक फाइनल लिस्ट भी आ गई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अजीब बात थी संदिग्ध वोटर्स की एक नई कैटेगरी का सामने आना। आपको बताएं, 1952 के बाद से ये SIR 13 बार हो चुका है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले सिस्टम एकदम क्लियर था, या तो कोई वोटर होता था या नहीं होता था। लेकिन इस नए सिस्टम ने करीब 60 लाख लोगों को एक अजीब सी अनिश्चितता में डाल दिया, जहां वे ना तो पूरी तरह वोटर थे और ना ही लिस्ट से बाहर थे। पर ये सिर्फ आंकड़े तो है नहीं, इन नंबरों के पीछे लाखों लोग हैं। और अब हम देखेंगे कि उनके अधिकारों पर इसका क्या असर हुआ। जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी की कहानी को ही लीजिए। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिनका नाम हटा दिया गया, जबकि उनके परिवार को संदिग्ध बता दिया गया। ये दिखाता है कि इस प्रक्रिया की पहुंच कितनी गहरी और तकलीफदेह थी। और ये सिर्फ 1-2 मामले नहीं थे। सम्मानित युद्ध नायकों से लेकर मशहूर एथलीटों और टॉप ब्यूरोक्रेट्स तक कोई भी इससे बच नहीं पाया। हद तो ये है कि जो अधिकारी इस प्रक्रिया को चला रहे थे वो खुद भी इससे प्रभावित हुए। इस प्रशासनिक कार्रवाई का नतीजा सड़कों पर भी दिखाई दिया। जब शिक्षकों और किसानों जैसे आम लोगों को लगा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उनका गुस्सा एक बड़े नागरिक आंदोलन में बदल गया। अब जब इतना बड़ा विवाद हो तो राजनीति का आना तो तय था। जल्द ही मुख्य दलों ने इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आई। एक तरफ इसे चुनावी सूचियों को साफ करने की एक जरूरी कवायद बताया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसे वैध वोटर्स को निशाना बनाने की एक सोची समझी साजिश कहा गया। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। हालांकि अपनी आबादी के अनुपात में मुस्लिम ज्यादा प्रभावित हुए, लेकिन हटाए गए लोगों में हिंदुओं की कुल संख्या कहीं ज्यादा थी। ये डेटा किसी भी एक तरफा राजनीतिक दावे को चुनौती देता है। यहाँ एक और पैटर्न उभर कर आता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए वे सभी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक गढ़ थे। ये एक ऐसा तथ्य है जिसने राजनीतिक आरोपों को और हवा दी है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। वे गंभीर सवाल जो इस पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई तकनीक और पारदर्शिता को लेकर उठे हैं। देखिए, विवाद सिर्फ हटाए गए नामों की संख्या को लेकर नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी थी। जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया उसकी सटीकता पर सवाल उठाए गए। आधिकारिक आदेश व्हाट्सएप के जरिए दिए गए और लिस्ट को ऐसे फॉर्मेट में जारी किया गया जिसका विश्लेषण करना लगभग नामुमकिन था। इन सब ने हेरफेर के आरोपों को और मजबूत किया है। एक आलोचक ने इस स्थिति को बहुत सटीक तरीके से बयां किया। ये संशोधन नहीं है, ये पुनर्लेखन है।
ये बताता है कि कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था, बल्कि चुनावी लोकतंत्र को बदलने की कोशिश थी। और अब यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां लाखों वोटर्स का भविष्य तय होगा। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। डिजिटल युग में एक साफ वोटर लिस्ट का असली मतलब क्या है? क्या ये एल्गोरिथम की सटीकता है या फिर हर एक नागरिक के वोट देने के अधिकार को बिना किसी चूक के सुनिश्चित करना?